हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आप सभी के लिए मैं आज लेके आई हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ कॉमर्स पेपर 2 के टॉप 50 टॉपिक्स जो बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं और ऐसे टॉपिक्स जो आपको जेआरएफ दिलवाने में हेल्प करते हैं। जेआरएफ का सफर, नेट से जेआरएफ का सफर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहता है। और किस तरीके से आप नेट क्लियर कर रहे हो और जेआरएफ तक पहुंच सकते हो, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अगर आपकी कमांड इन पे अच्छी होगी तो बहुत इजीली आप नेट से जेआरएफ का सफर है जो तय कर लोगे। और ये टॉपिक्स ना से केवल सिर्फ जेआरएफ के लिए मैं बोल रही हूँ, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। और अगर ये टॉपिक आप नहीं करते हो तो देयर आर चांसेस कि आप अच्छी अपॉर्चुनिटी जेआरएफ क्रैक करने की मिस कर सकते हो। बट अगर आपने ये टॉपिक्स अच्छे से किए हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जेआरएफ क्रैक कर लोगे। तो ये टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ऐसे टॉपिक्स जो आपसे पूछे जाएंगे। और कुछ टॉपिक्स में जो यूजुअल टॉपिक्स हम पढ़ते हैं उन्हीं में किस तरीके से चेंजेस लाए जाते हैं, कैसे उनको मोल्ड किया जाता है और फिर आपसे पूछा जाता है, वो सारी डिस्कशन आज की क्लास में हम करते हुए चलेंगे। जो भी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। इस बार हमें एग्जामिनेशन में ये मेक श्योर करना है कि हम बहुत अच्छे से पढ़ें और अच्छे से एग्जाम क्लियर करके क्वालिफाई कर लें, जेआरएफ जो हमें अचीव करना है वो हम अचीव कर लें। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो को। सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम है आयुषी, हाल ही में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है और आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 की क्लासेस में यहाँ पे लेके आती हूँ। हमारी क्लासेस की टाइमिंग शाम को रहती है पेपर 2 की, एंड सुबह हम पेपर 1 करते हुए चलते हैं। कॉमर्स स्पॉटलाइट नाम से एक टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे मैं पीडीएफ शेयर कर देती हूँ, तो आप सभी क्लासेस की पीडीएफ वहां से एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर सके आफ्टर क्लास। एंड डेस्टिनेशन बैच मैंने स्टार्ट किया था, बिल्कुल फ्री बैच है ये, यूट्यूब पे स्टार्ट हुआ था और इसी की कंटिन्यूएशन में अब काउंटडाउन सीरीज स्टार्ट होने जा रही है मंडे से, और पेपर तक हम उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज उसमें हम कर रहे हैं, तो काफी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं और मंडे से हम एक न्यू क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं शाम को 6 बजे। एंड अगर आप अभी भी टेस्ट नहीं लगा रहे हो या फिर आप सोच रहे हो कि मुझे टेस्ट लेना है, तो टेस्ट कहाँ से परचेज करें, तो जेआरएफ अड्डा ऐप पे आपको टेस्ट मिल जाएंगे। पेपर 1 एंड पेपर 2 के कंप्लीट टेस्ट सीरीज वहां पे अवेलेबल है, तो आप वो ले सकते हैं। 1300 फीस है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, एंड अगर पेपर 1 लेना चाहते हैं तो 700 रुपीज में आपको पेपर 1 की टेस्ट सीरीज भी मिल जाती है। टॉप 50 टॉपिक्स अगर आपको लेने हैं किसके, पेपर 1 के, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। टॉप इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का आपके पास अच्छा कंटेंट हो जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, तो वो भी आप ले सकते हैं। पीडीएफ पेपर 1 के लिए भी वो आपको मिल जाएगी। नोट्स लेना चाहते हो तो आप नोट्स भी ले सकते हो। एंड क्या करना क्या है, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है गूगल प्ले स्टोर से। देन उसके बाद आप जाके वहां पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, जो भी आपको प्रोडक्ट लेना है वो बाय कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम आती है इन 2 नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं, कुछ भी आपको पूछना है, इंक्वायरी करनी है, तो आप इन 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉप 50 टॉपिक्स पढ़ना कि किस तरीके से कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जाते हैं। यूनिट वाइज काफी बच्चों की डिमांड थी कि मैम एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसमें हमें पता लगे कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन से स्कोरिंग टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक्स को पढ़ के हम ये इंश्योर कर लें कि हाँ ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से हमें करने हैं और इनसे हम सिलेक्शन ले सकते हैं। चलिए बात करेंगे यूनिट वाइज। यूनिट नंबर 1 इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां से हर बार क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो भी रिसेंट ट्रेंड्स हैं कि किस नेशन में, अगर बात करें कि इंडिया की बात करते हैं तो किस स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, किस सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई आई है, कितनी एफडीआई इंक्रीज हुआ है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर, वो सारी चीजें यहाँ पे आपसे पूछी जाती हैं। और एफडीआई की डिफरेंट थ्योरीज हैं वो आपसे पूछी जाती हैं, और ये थ्योरीज हैं जो आपको जेआरएफ दिलवा सकती है। कॉमन हम एफडीआई के बारे में पढ़ते हैं, बेसिक्स जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं कि 10% आपको क्या करना होता है, इन्वेस्ट करना होता है एसेट्स में। ठीक है, वो चीज वो सबको पता है, पर क्या आपको अलग बनाएगी अगर आप ये थ्योरीज पढ़ोगे एफडीआई की, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगी और वो आपको हेल्प करेंगी टू क्रैक जेआरएफ। फिर इसके बाद बारी आती है इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस की। ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और अंकटाड, और इसके साथ साथ डब्ल्यूटीओ भी। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, हर बार पूछे जाते हैं, और आपको 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट आपसे पूछा जाता है, इसके जो कंपोनेंट है वो आपसे पूछे जाते हैं, किस ट्रीटी के दौरान ये बना था, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। क्या इनके मेजर फंक्शंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, मेजर फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्कोप क्या है इनका वो आपसे पूछा जाता है।
और इससे जो कंपोनेंट है इसके बात करें अगर वर्ल्ड बैंक की, तो ये 5 डिफरेंट कंपोनेंट से मिलकर बना है। तो वो कंपोनेंट्स कब बने थे, क्या उनका रोल है, वो सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अगर आप जेआरएफ क्रैक करना चाहते हो। एंड उसके साथ थर्ड टॉपिक यहाँ पे आता है इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। अब फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल बिजनेस में, और अभी हाल ही में रिलीज हुई है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इंडियन फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 में। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है और यहाँ से करंट रिलेटेड क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो ये आपको जरूर करनी है। फिर इसके बाद है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, एक ऐसा क्वेश्चन जो 110% आपसे पूछा जाएगा। इंटरनेशनल ट्रेड में मॉडर्न थ्योरीज और क्लासिकल थ्योरीज दोनों थ्योरीज आपसे पूछी जाती हैं, और हर साल एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे गारंटेड देखने को मिलता है। और इसमें किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, पहले आपसे डिफरेंट क्या पूछा जाता था, सिर्फ थ्योरी और किसने दी है वो नाम पूछ लिया जाता था, किस ईयर में दी गई है वो पूछ लिया जाता था। बट अब इसकी अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो आपको इसको इन डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और इसकी क्या थीम है, कंपैरिजन बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद बारी आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, और इस टॉपिक से 5 क्वेश्चंस भी बनते हैं आरसी वाले। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, एंड उसके जो प्रोविजंस हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 1 में। अगर आप इन 5 टॉपिक्स को करके जाते हैं तो देयर आर हाई चांसेस कि आप जेआरएफ क्रैक करेंगे, क्योंकि इनमें जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं इनकी इन डेप्थ अगर आप समझोगे इनको इन डेप्थ की किस तरीके से ये चीजें काम करेंगी, तो आपको पता लगेगा कि क्या चीजें आपको पढ़नी है और कैसे आप बाकी बच्चों से अलग हो सकते हो अगर आप ये टॉपिक्स को भी कवर करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि सिर्फ ये टॉपिक्स करोगे तो क्रैक होगा, नहीं, जो टॉपिक्स सभी करते हैं वो तो हमें करना ही है, जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो हमें करना ही है। उसके अलावा क्या जो टॉपिक्स आप ये कर लोगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, वो चीजों के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। तो पार्टनरशिप अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन बनते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो के क्वेश्चन बनते हैं, वो नॉर्मल है। बट उसके साथ साथ क्या इंपॉर्टेंट है, डिसोल्यूशन एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये एक न्यू टॉपिक है जो आपको पूछा जाता है आपसे और जो आपको करके ही जाना है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिसोल्यूशन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनरशिप फर्म से भी क्वेश्चन बनते हैं, गार्नर वर्सेस मरे से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो हाईली एक्सपेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये टॉपिक में आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग में ये टॉपिक जरूर करना है। देन इसके बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो इसमें क्या चीज है, यहाँ पे जब कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में डिफरेंट रिजर्व्स हैं उनको किस तरीके से यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हो, वो आपसे पूछा जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कहाँ पे इसका यूज होगा, क्या बोनस शेयर देने में इसको यूज कर सकते हैं, क्या हम कोई लॉस को राइट ऑफ करने में इसको यूज कर सकते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। देन कैपिटल रिजर्व कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, वो आपसे पूछा जाता है। एंड जब आप शेयर इश्यू कर रहे होते हो तो, या फिर आप डिवेंचर रिडीम कर रहे हो, शेयर रिडीम कर रहे हो, तो वो प्रेफरेंस शेयर जब रिडीम होते हैं तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो कैसे अकाउंट क्रिएट होते हैं, वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन की हेल्प से आपसे चीजें पूछी जाती हैं कभी कभी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इशू, फॉरफीचर और री इशू तो हम पढ़ते हैं, बट उसके साथ क्या चीजें इंपॉर्टेंट है ये भी आपको ध्यान में रखनी है। देन इसके साथ आता है लिक्विडेशन एंड होल्डिंग कंपनीज में प्रोसेस और सीक्वेंस अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। लिक्विडेशन की प्रोसेस पूछ ली जाएगी, होल्डिंग कंपनी में कैसे होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप रहता है, किस तरीके से एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर करती है और कैसे अकाउंट्स बनते हैं, वो सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है। देन इसके बाद है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहाँ से 5-5 क्वेश्चन भी बने हुए हैं आरसी वाले। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ये दोनों क्वेश्चन बहुत, ये दोनों टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इतने इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आरसी भी बन चुका है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, और इन्वेंट्री मैनेजमेंट से हाईली एक्सपेक्टेड है कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आरसी वाला, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट से, जहाँ पे मिनिमम आप देखते हो कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी इन्वेंट्री होनी चाहिए, क्या रीऑर्डर लेवल रहता है, डेंजर लेवल क्या है, एवरेज स्टॉक लेवल क्या है, नॉर्मल स्टॉक इन्वेंट्री जब आप मेंटेन कर रहे हो तो वो क्या लेवल रहता है। फिर उसके साथ जो डिफरेंट टेक्निक्स आती हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने की, वो काफी इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जा सकती है। देन इसके बाद अकाउंटिंग की बात हो गई। अब ऑडिटिंग की बात करें तो वाउचिंग और वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये टॉपिक आने वाले टाइम में बहुत जल्द ही पूछा जाएगा। लास्ट ईयर भी पूछा गया है, 2023 में भी पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन,
और अब आने वाले टाइम में इससे और ज्यादा इन डेप्थ में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वाउचिंग, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है और क्या इनमें डिफरेंसेस है। देन इसके साथ साथ एक टॉपिक आता है ऑडिट रिपोर्ट। दिस इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इनमें से जो मैं आपको टॉपिक बता रही हूँ ये सभी टॉपिक आपको चैनल पे भी मिल जाएंगे, तो आप चैनल विजिट करके टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं अगर आपने इन टॉपिक्स को कवर नहीं किया है। देन बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज बिजनेस, जो बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक ऐसा टॉपिक जो काफी साल से लगातार पूछा जाता है, और ये जो टॉपिक है इसमें किस तरीके से एडवांसमेंट आ रही है वो चीजों पे बात करते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपसे पूछा जाता था कि व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो जाता था, आप कर देते थे। बट अब कैसे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं, आपसे पूछा जाता है कि डिफरेंट मार्केट्स हैं उनमें किस तरीके की इलास्टिसिटी होगी। डिफरेंट गुड्स हैं, इंफीरियर गुड्स हैं, नेसेसिटी गुड्स हैं, ठीक है, तो किस तरीके के गिवन गुड्स हैं वहां पे कैसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। लग्जरियस गुड्स में किस तरीके की इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहती है, वो सारी चीजें आपसे अब पूछी जाने लगी हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को भी आपने इन डेप्थ पढ़ना है। इसके जो भी मेथड्स हैं जिनसे हम मेजर करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वो भी आपको कवर करना है। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद बारी आती है रिलेशनशिप बिटवीन कोस्ट कर्व एंड रिवेन्यू कर्व्स। कोस्ट कर्व, रिवेन्यू कर्व्स एंड प्रोडक्शन कर्व्स, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। कोस्ट कर्व, रिवेन्यू कर्व एंड साथ ही साथ प्रोडक्शन कर्व भी, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। किस तरीके से कोस्ट कर्व रिएक्ट करता है, किस तरीके से प्रोडक्शन कर्व रिएक्ट करता है, इस पे बेस्ड ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एसी कर्व इस तरीके से काम करेगा, टीपी कर्व इस तरीके से काम करता है, एपी कर्व इस तरीके से काम करता है, एमसी इस तरीके से काम करता है, एमपी इस तरीके से काम करता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स अंडर डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स। हम मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। देयर आर 4 मेन काइंड्स ऑफ मार्केट, ठीक है, मार्केट फर्म्स जो कौन सी होती हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसमें हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट्स निकालते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा कि लॉन्ग रन प्रॉफिट्स कब होंगे, ठीक है, लॉन्ग रन में कैसे प्रॉफिट्स होंगे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे एक पर्टिकुलर मार्केट में, वो चीजें आपसे पूछी जाती हैं। और मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं, तो ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो निकल के आता है। फिर इसके बाद जो फोर्थ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम इंडिफरेंस कर्व्स पढ़ते हैं, उसमें एक एक्सटेंडेड टॉपिक है प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, कि किस तरीके से इनका इफेक्ट पड़ता है और किस तरीके से कंज्यूमर की इक्विलिब्रियम में यहाँ पे चेंजेस आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और किस पर्टिकुलर गुड में किस तरीके का इफेक्ट रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, लॉ ऑफ डिमांड कब फॉलो होगा, कब फॉलो नहीं होगा, वो सारी चीजें यहाँ से पूछी जाती हैं। और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ये 4 टॉपिक्स ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको अलग बनाएंगे और जो जेआरएफ क्रैक करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 4 की बात करें बिजनेस फाइनेंस की, तो फाइनेंस में क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में इनोवेटिव सोर्सेज आपसे पूछे जाने लगे हैं। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हम पढ़ते हैं, डेट इक्विटी हमने पढ़ा है, ठीक है, एडीआर जेडीआर भी हमने पढ़ा है, बट अब इनोवेटिव सोर्सेज पूछे जाते हैं। ब्रिज फाइनेंसिंग क्या है, एंजल इन्वेस्टिंग क्या है, लीज के डिफरेंट टाइप्स पूछे जाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है। 110% यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट कैसे चेंज हो रहा है पैटर्न, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अब तैयारी करनी है। जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है वो है, हमें पता है वो, ठीक है, फॉरफिटिंग, फैक्टरिंग, ठीक है, हायर परचेज, ये सभी जो है इनको भी आपने ध्यान में रखना है। सिक्योरिटाइजेशन, इसका भी ध्यान में रखना है कि किस तरीके से हम इनोवेटिव तरीकों से सोर्स कर सकते हैं अपने फंड्स को, अपनी जो कैपिटल एसेट्स हैं उनके लिए हम फंड्स इकट्ठा कर सकते हैं। मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, तीनों तरीके के फंड्स फाइनेंस जो है, सोर्स ऑफ फाइनेंस आपको ध्यान से पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आता है सेकंड, रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट टेक्निक्स इन कैपिटल बजटिंग डिसीजंस। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब यहाँ पे हम ये तो पढ़ लेते हैं कि मॉडर्न टेक्निक्स हैं, ये ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, बट कैसे वो आपस में रिलेटेड है, क्या किसकी डिसएडवांटेज है और उसकी डिसएडवांटेज को कौन सी टेक्निक पूरा करती है, कौन सी टेक्निक उस डिसएडवांटेज को दूर करती है, उस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यहाँ से निकल के आता है, और यहाँ से क्वेश्चन 120% बनने ही बनने वाला है। और ये सभी वही टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन पक्का बनेगा, बट बात करेंगे कि किस तरीके की फ्रेमिंग होगी, उसको समझने की जरूरत है, क्योंकि जब आप ये चीज समझ आओगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा अपने एग्जामिनेशन को क्रैक करना। देन इसके बाद थर्ड टॉपिक यहाँ पे आता है रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी रिसेंट 2 to 3 ईयर से
यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन है जो बन रहे हैं। तो सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्या सिस्टमेटिक रिस्क में कौन से रिस्क आते हैं, अनसिस्टमेटिक रिस्क में कौन से रिस्क आते हैं, किस तरीके से आप इनको कम कर सकते हो, कौन सा रिस्क है जो कम किया जा सकता है, कौन सा रिस्क है जो कम नहीं किया जा सकता। फिर इसके अंदर जो आप इसको प्लॉट करते हो, पोर्टफोलियो को मैनेज करते हो, वो सारी चीजें पूछी जाती है। एसएमएल सीएमएल क्या है, ठीक है, किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को देख सकते हैं, किस तरीके से अरेंजमेंट ला सकते हैं उसमें कि आपको रिटर्न ज्यादा मिले, रिस्क कम से कम हो। तो वो सारी चीजें रिस्क एंड रिटर्न एनालिसिस में पढ़ी जाती हैं। देन इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो अब काफी टाइम से पूछा जा रहा है, 2 to 3 ईयर से बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, दैट इज रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम पढ़ते हैं कि क्यों जरूरी है, क्योंकि इंटरनेशनली हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डिफरेंट करेंसीज हैं अलग अलग कंट्री में, तो फॉरेन एक्सचेंज की तो जरूरत पड़ेगी। अब उसमें क्या जो मार्केट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, उसमें क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं कि हम उन रिस्क से बच सकते हैं, तो वो सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती हैं। ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो ये पर्टिकुलर 4 टॉपिक बिजनेस फाइनेंस में ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको जेआरएफ दिलवा सकते हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 5 की, जो कि है बिजनेस स्टैट्स एंड रिसर्च मेथड्स। तो यहाँ पे क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। सबसे पहला टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक, सेंट्रल टेंडेंसी। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन, मोड, मीडियन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। बट क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जो आप इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हो, उन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। रियल लाइफ में कौन सी आप सेंट्रल टेंडेंसी यूज करोगे, कब कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी यूज होगी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। और ये इस तरीके से चेंज यहाँ पे आ रहा है, फ्रेमिंग में इस तरीके का चेंज है जो आपको देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बात करते हैं सेकंड, जो है कोरिलेशन। तो कोरिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा सर्टेन है और यहाँ से 100% क्वेश्चन बनना है। बट किस तरीके से अब चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आएंगे 100% आते हैं। कोरिलेशन और रिग्रेशन में किस तरीके से रिलेशनशिप है वो आपसे पूछा जाता है। और उसके साथ साथ एक्सप्लेन्ड वेरिएंस और अनएक्सप्लेन्ड वेरिएंस से भी क्वेश्चन बनते हैं। जो वेरिएशन है वो एक्सप्लेन्ड कितनी है, अनएक्सप्लेन्ड कितनी है, आर स्क्वायर क्या है, 1 माइनस आर स्क्वायर, रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर क्या है, ये सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे बनते हैं। तो आपको अगर पता होगा कि क्या प्रॉपर्टी है, किस तरीके से आप कोरिलेशन कोएफिशिएंट को कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो सारी चीजें आपको हेल्प करती हैं आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और यहाँ से मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन क्वेश्चन भी बनते हैं। और ज्यादातर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ये यहाँ पे रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, कोरिलेशन और रिग्रेशन का। फिर रिग्रेशन की बात करें तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पे भी जो प्रॉपर्टीज है वो आपसे पूछी जाती हैं। और एक प्रॉपर्टी जो सभी के सभी बिजनेस स्टैट्स में जो भी हम पढ़ते हैं उनमें पूछी जाती है, दैट इज की इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ये जो प्रॉपर्टी है इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, डिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन, ये कहाँ पे अप्लाई होगी, किस पर्टिकुलर चीज में वो चीज अप्लाई होगी। जैसे कोरिलेशन है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड स्केल है। रिग्रेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट डिपेंडेंट ऑफ स्केल। मीन, मोड, मीडियन है, ये इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और इन्हीं प्रॉपर्टीज पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट, कांस्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम पढ़ते हैं पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। बट कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन यूज होगा, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं और कॉन्टिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन से हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। एंड साथ ही साथ इनके कांस्टेंट पूछे जाते हैं कि कैसे आप मीन, मोड, मीडियन की वैल्यू निकाल सकते हो, मीन की वैल्यू निकालोगे, कैसे आप स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालते हो, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है इनके कांस्टेंट को यूज करके। तो वो सारी चीजें हैं जो आपसे पूछी जाती हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे जाते हैं जिस बेसिस पे आप इनको बाइफरकेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद रिसर्च में अगर बात की जाए तो डेटा कलेक्शन, टाइप्स ऑफ रिसर्च और रिसर्च प्रोसेस से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। किस तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, क्या रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, वो आपसे पूछी जाती है। सैम्पलिंग किस तरीके से करोगे, जब आप पॉपुलेशन में से सैंपल सेलेक्ट करोगे वो कैसे आप सेलेक्ट करोगे, डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। रिसर्च की टाइप्स, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं। इनमें फर्दर 20 to 30 टाइप्स की रिसर्च होती है जो हमें पढ़नी होती है। फिर रिसर्च की प्रोसेस क्या है, वहां से क्वेश्चन बनता है। 2023 में भी, 22 में भी बना था, तो ये क्वेश्चन बनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बनता है। फिर इसके बाद आती है बारी हाइपोथेसिस टेस्टिंग की। स्टैटिस्टिकल टेस्ट हम पढ़ते हैं, डिफरेंट पैरामीट्रिक और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है उसको चेक जब करना होता है, उसको टेस्ट जब करना होता है, तो कौन से टेस्ट आप अप्लाई करोगे, किस तरीके से टेस्ट अप्लाई करोगे, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन बन रहे हैं। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जस्ट आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इनमें से कौन से नॉन पैरामीट्रिक और पैरामीट्रिक टेस्ट हैं, इसके साथ साथ आपसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं।
कब कौन सा टेस्ट यूज होगा तब वो पूछा जाता है, और किसकी जगह पे कौन सा टेस्ट यूज हो सकता है वो भी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो आपको इसको इन डेप्थ में पढ़ना है कि कब क्या चीज हमें पता होगी, जब स्टैंडर्ड डेविएशन नोन होगा, जब मीन नोन होगा, तब कौन सा हम यूज करेंगे टेस्ट, वो सारी चीजें आपसे है पूछी जाती हैं। और पैरामीट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में क्या रिलेशन है, कौन से पैरामीट्रिक टेस्ट सेम काम करते हैं एज ए नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, वो आपको पता होना चाहिए कि टी टेस्ट किसकी तरह है, मैन विटनी टेस्ट की तरह है, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की, दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड एचआरएम। तो बिजनेस मैनेजमेंट और एचआरएम में क्या चीज इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। बहुत छोटा सा टॉपिक हमें लगता है कि स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है, कि एक मैनेजर कितने इंप्लॉयज को अपने अंडर कंट्रोल कर सकता है, बट इसमें फ्लैट स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जब वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, टोल, फ्लैट, जब डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं वो, तो उन टाइप्स में किस तरीके से काम होता है, हायरार्की वाइज कितना आप देख सकते हो कि एक जो मैनेजर है वो कितने इंप्लॉयज को हैंडल कर सकता है, वो सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती हैं। जब फ्लैट आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है तो उसका मतलब क्या है कि ज्यादा नंबर ऑफ लोग जो है वो एक एम्प्लॉय के, एक मैनेजर के अंडर काम कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। डिस्टिंक्शन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर बात आती है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनने लगे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होने चाहिए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होने चाहिए, और ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट कैसे निकल के आते हैं, जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, क्लासिकल थ्योरीज, नियो क्लासिकल थ्योरी, मॉडर्न थ्योरीज, उन्हीं पे बेस्ड उनके प्रिंसिपल्स जो है जो अलग अलग, उन पे बेस्ड प्रिंसिपल्स आपसे पूछे जाते हैं। जैसे हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, देन इसके बाद टेलर्स हैं, एफडब्ल्यू टेलर, उनके डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद सेकंड टॉपिक यहाँ पे आता है जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, उसकी थ्योरी सारी आपसे पूछी जाती है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा पूछा जाने लगा है लास्ट 2 to 3 ईयर्स से, तो दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद आता है कलेक्टिव बार्गेनिंग और वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, ये टॉपिक से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके क्या मेथड्स होते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग में, विन विन सिचुएशन, विन लूज सिचुएशन, जीरो सम गेम, वो सारी चीजें यहाँ से भी पूछी जाती हैं। वर्कर का क्या रोल रहता है मैनेजमेंट में, वर्कर क्यों पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं। देन इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है पर्सनैलिटी से, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ये जो टॉपिक है ये भी आपसे पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी, परसेप्शन, एटीट्यूड, इनकी थ्योरीज आपसे पूछी जाती हैं। इनके लिए जो डिफरेंट काम किया गया है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। किस बेसिस पे पर्सनैलिटी वो डिफाइन किया गया है वो आपसे पूछा जाता है। कैसे एक पर्सन की जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिपेंड करती है कि उसकी पर्सनैलिटी क्या होगी, वो इफेक्ट डालते हैं उसकी पर्सनैलिटी पे, ये सारी चीजें भी आपसे पूछी जाती है। जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, जो डिफरेंट काम किया है साइंटिस्ट ने, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, उसके मेथड्स, ये एक टॉपिक है जो बहुत सर्टेन टॉपिक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल में पहले क्या होता था, आपसे पूछ लिया जाता कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, देन उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट जो मेथड्स होते हैं वो पूछ ले जाते हैं। अब इसमें बहुत सारे न्यू मेथड्स हैं वो ऐड किए गए हैं, वो सभी मेथड्स भी आपसे पूछे जाते हैं। 2023 के पेपर में भी डिफरेंट डिफरेंट न्यू मेथड्स इंट्रोड्यूस किए गए जो आपसे पेपर में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम पूछे गए थे, बट वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के ही मेथड है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स एंड मॉडर्न मेथड्स सारे के सारे मेथड्स पढ़ के जाएंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल में, और उनको इन डेप्थ में पढ़ेंगे क्योंकि प्रोसेस वाले क्वेश्चन भी वहां से पूछे जाते हैं। देन इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या चीजें आपसे पूछी जाती हैं, सबसे पहले तो जो भी सारी कमेटीज हैं रिलेटेड टू ऑल डिफरेंट बैंक्स, पेमेंट बैंक, स्मॉल बैंक, आरबीआई, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड, उनके जो रिफॉर्म्स हैं उनसे रिलेटेड, डिजिटाइजेशन से रिलेटेड, जो भी सभी रिलेटेड है बैंकिंग से वो सारी कमेटीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड सारी कमेटीज, एंड इवन इंश्योरेंस से भी रिलेटेड जो कमेटीज हैं वो सारी कमेटीज आपसे पूछी जाती हैं। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, आरबीआई, सेबी, ठीक है, देन आईआरडीए, पीएफआरडीए, ये सारे भी आपसे पूछे जाते हैं। डिफरेंट जो रेगुलेटर्स हैं जो रेगुलेट करते हैं मनी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को, इंश्योरेंस सेक्टर को, पेंशन सेक्टर को, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो निकल के आता है। फिर इसके बाद आती है डिजिटाइजेशन ऑफ बैंकिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया बनने का हमारा सपना है, तो डिजिटाइजेशन की जा रही है, बहुत ईजी एक्सेस प्रोवाइड किया जा रहा है, एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जा रहा है लोगों को, ताकि वो बहुत ईजिली अपने पेमेंट्स वगैरह कर सकें, फिजिकल कहीं पे जाने की जरूरत ना पड़े, और घर बैठे मोबाइल बैंकिंग की हेल्प से ही इवन वो लोग क्या कर सकते हैं, बैंकिंग सर्विसेज का बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें की जा रही हैं। इसमें अब डिफरेंट और भी टेक्निक्स आ रही हैं इसमें, ठीक है, आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम, भारत पे, वो सारी चीजें, ठीक है, ये आपसे पूछी जाती हैं। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यहाँ पे आपसे लिमिट्स पूछी जाती हैं कि जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उनकी लिमिट्स क्या है, उनके कोड्स क्या है, ठीक है, जब हम डिफरेंट कोड यूज करते हैं, MICR कोड है, स्विफ्ट कोड है,
ठीक है, और भी डिफरेंट कोड्स हम यूज करते हैं, तो कितने डिजिट के वो कोड्स होते हैं, वो आपसे चीजें पूछी जाती हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे निकल के आता है। फिर इसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंश्योरेबल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडेमनिटी के प्रिंसिपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और टाइप ऑफ इंश्योरेंस जब हम पढ़ते हैं कि मरीन, फायर और हेल्थ इंश्योरेंस होगा या फिर लाइफ इंश्योरेंस है, तीन ब्रॉड कैटेगरीज में जब हम डिफाइन करते हैं इंश्योरेंस को, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कब किस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए, पॉलिसी लेते हुए या फिर ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट या फिर दोनों समय, वो सारी चीजें बार बार क्वेश्चन है जो यहाँ से बन रहे हैं। क्लॉज क्या है, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिसीज आपसे पूछी जाती है। एंडोमेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है, जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होती है, ये सारी चीजें भी आपसे यहाँ पे पूछी जाने लगी हैं। तो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिट नंबर 7 में। फिर इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की, दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या चीज सबसे इंपॉर्टेंट आती है, सबसे पहले आता है मार्केटिंग मिक्स। ये आपको पता होने चाहिए, मार्केटिंग मिक्स के 4 पीस जो है वो आपको पता होने चाहिए। सर्विस मार्केटिंग में 7 पीस बन जाते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन कंफर्मली आपसे बनता है। स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स, ये मॉडल्स आपको पता होने चाहिए, बीसीजी मैट्रिक्स, एंसॉफ मैट्रिक्स, एंड इसके साथ साथ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन वाली मैट्रिक्स, वो सारी मैट्रिक्स आपसे पूछी जाती हैं। देयर आर डिफरेंट मैट्रिक्स और सभी मैट्रिक्स हमने कवर की हुई है, तो आप चैनल पे विजिट करके इसकी क्लासेस भी देख सकते हैं, तो आपको सारे मैट्रिक्स हैं जो क्लियर हो जाएंगे। फिर इसके बाद न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, यहाँ से एक क्वेश्चन कन्फर्मली आएगा और इसकी आपसे एक प्रोसेस ही पूछी जाती है, किस तरीके से एक न्यू प्रोडक्ट डेवलप होता है और क्या क्या चीजें आपको वहाँ पे देखनी होती है, वो सारी चीजों से रिलेट, जो डिसीजन आप लेते हो रिलेटेड टू प्रोडक्ट, वो आपके डिसीजन जो आपसे पूछे जाते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो निकल के आता है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। अगर आपने अभी तक भी ये टॉपिक नहीं किया तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को जरूर करिए। 8 से 9 यहाँ पे स्टेप रहते हैं प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, कैसे आइडिया आता है, फिर कैसे उसको स्क्रीन करते हो, कैसे वो टेस्ट करते हो, फिर उसको कमर्शियलाइज करते हो, फिर क्या चीजें रहती है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पढ़नी होती हैं। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे मॉडल्स भी पूछे जाते हैं, किस तरीके से नीड अराइज होती है, किस तरीके से कंज्यूमर बाय करता है, बाइंग डिसीजन क्या रहता है, कौन बाय करेगा, किस तरीके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायर भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, किस तरीका का बिहेवियर रहता है, कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर, ठीक है, वैरायटी सीकिंग बाइंग बिहेवियर, ये डिसोनेंस रिड्यूसिंग बाइंग बिहेवियर, इस तरीके के बाइंग बिहेवियर यहाँ पे कवर होते हैं, जहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी परचेज करते हुए या इन्वॉल्वमेंट कम होगी, वो सारे बेसिस पे भी डिसीजन है जो लिए जाते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको कवर करनी है। देन इसके बाद आता है ह्यूमन रिलेशनशिप मार्केटिंग, सॉरी कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग, सीआरएम। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं और सीआरएम 2.0 से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर उसके बाद रीसेंट ट्रेंड्स जो में आते हैं ये सारे टॉपिक्स, रूरल मार्केटिंग से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं, सर्विस मार्केटिंग से काफी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये न्यू ट्रेंड्स है मार्केटिंग में, ठीक है। जो बेसिक चीजें हैं वो तो हमें कवर करनी है कि टाइप्स ऑफ मार्केटिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है, टाइप एडवर्टाइजिंग पढ़ते हैं, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें तो हम पढ़ ही रहे हैं, बट उसके साथ ये जो टॉपिक्स हैं अगर इनको आप ऐड ऑन करोगे तो वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्रैक जेआरएफ, ये चीजें हमें समझनी है और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जैसे हम स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स पढ़ रहे हैं ना, तो अभी किस तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कंज्यूमर बिहेवियर के भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं कि एक कंज्यूमर है, वो एक मॉल में जा रहा है, उसको कोई कार खरीदनी है, तो क्या किस तरीके से वो डिसीजन लेगा, क्या प्रोसेस रहेगी। ऐसी स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग मॉडल्स में किस तरीके से डिसीजन लिए जाएंगे, आपका प्रोडक्ट किस लाइफ साइकिल पे है, उसके बेसिस पे किस स्टेज पे है लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की किस स्टेज पे है अभी आपका प्रोडक्ट, उसके बेसिस पे आप डिसीजन बनाते हो। तो वो सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको ध्यान में रखनी है और इसी पे बेस्ड आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद यूनिट नंबर 9 की अगर बात की जाए तो ये है लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। तो लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में भी क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, 10 एक्ट हैं, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि 10 के 10 एक्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इनमें से 2 एक्ट इंपॉर्टेंट है, नहीं, एक्ट तो सभी इंपॉर्टेंट है, बट उन एक्ट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है उन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो एक्ट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में इनके फ्रेजेस वगैरह होते हैं, तो उनके मीनिंग्स आपको पता होने चाहिए, बेसिक टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर होनी चाहिए। देन उसके साथ साथ क्या चीज होती है, प्रोविजंस और पेनल्टीज जो है एक्ट्स की, वो आपको पता होने चाहिए। पेनल्टी से क्वेश्चन काफी बनते हैं, पेनल्टी से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको हर एक्ट में क्या पेनल्टीज हैं वो आपको पता होने चाहिए, क्या प्रोविजंस है वो आपको पता होने चाहिए। मेन जो सेक्शंस होते हैं, हेड्स होते हैं, उनके सेक्शंस आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद स्कोप ऑफ रिस्पेक्टिव हेड आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन में क्या दिया जाता है ना, आपको 4 लाइन दी जाएंगी और ये बोला जाता है कि इनमें से बताइए कौन सी एक पर्टिकुलर एक्ट के अंडर कवर हो रही है। आपको लगता है कि चारों ही कवर हो रही है, बट उनमें से 3 कवर हो रही होती है, एक कवर नहीं हो रही होती। तो आपको हर एक एक्ट का जो स्कोप है वो पढ़ लेना है कि क्या क्या चीजें इसमें कवर होंगी, वहां से ही एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है,
ठीक है। सेक्शन आपको मेन हेड्स के कैसे पढ़ने हैं, जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, ये आपको पता है। किस सेक्शन में डिफाइंड है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन 16 में डिफाइंड, 13 में डिफाइंड है। फिर इसके बाद कौन से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, जैसे कि प्रोमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, चेक है, ये आपको पता होने चाहिए। एंड इनके कौन से सेक्शंस है, प्रोमिसरी नोट का क्या सेक्शन है, 4 है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 5 है, चेक का 6 है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर कॉम्पिटिशन एक्ट की अगर बात की जाए तो कॉम्पिटिशन एक्ट में क्या चीजें आती हैं, वर्टिकल अग्रीमेंट्स होते हैं, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स होते हैं, कॉम्बिनेशन है, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन से रोकता है, तो वो आपको पता होने चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। देन और उसके और भी डिफरेंट एक्ट्स आते हैं, जैसे आईटी एक्ट है, तो आईटी एक्ट में आपको सेक्शंस पता होने चाहिए, आईटी एक्ट में सेक्शंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स हैं, तो आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्ट पता होने चाहिए, जैसे स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन पता होने चाहिए कि बेलमेंट का कौन सा सेक्शन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए गारंटी का कौन सा सेक्शन है। देन इसके बाद आपको पता होना चाहिए कि एजेंसी है, उसमें क्या क्या प्रोविजंस होते हैं, किस किस केस में एक एजेंट है वो प्रिंसिपल से बिना परमिशन लिए एक्ट कर सकता है, ठीक है, अपनी जो अथॉरिटी है उसको क्रॉस कर सकता है, तो वो प्रोविजंस आपसे पूछे जाते हैं। और सेक्शंस में भी आपको पता होना चाहिए कि बेलमेंट का क्या एक्ट है, प्लेज का क्या एक्ट है, गारंटी का क्या है, इंडेमनिटी का क्या है सेक्शन, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। एसेंशियल्स एलिमेंट कहाँ पे है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 में डिफाइंड है, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से एक्ट में आता है, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में आएगी, वो छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, तो प्राइस का कौन सा सेक्शन है, गारंटी वारंटी का क्या मतलब है, ठीक है, फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड के क्या प्रोविजन है, अनपेड सेलर के क्या प्रोविजन है, ये क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। तो लीगल एस्पेक्ट्स में हमें कुछ बेसिक टर्म्स, उनके मीनिंग्स क्लियर होने चाहिए, कुछ प्रोविजंस क्लियर होने चाहिए जो सेक्शन में डिफाइंड है, ठीक है। क्या क्या एलएलपी एक्ट है जैसे, तो उसमें क्या क्या शेड्यूल्स हैं, क्या क्या चीजें डिफाइंड है, किस तरीके से आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी है, जो भी उसके प्रोविजंस हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए। और मेन जो सेक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए, जो मेन हेडिंग्स हैं उनके सेक्शन आपको पता होने चाहिए। देन इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 10, जो हमारी लास्ट यूनिट आती है पेपर नंबर 2 कॉमर्स में। तो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग, इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिडेंशियल स्टेटस हमें लगता है कि ये तो ईजी है, ठीक है, हमें क्या देखना है कि बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन। बट जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, कि कब हम बेसिक कंडीशन 1 को ही फॉलो करेंगे, सेकंड बेसिक कंडीशन को देखेंगे ही नहीं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन है जो बनते हैं। देन इसके बाद एग्जाम्पशन और डिडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्वेश्चन आना ही आना है। तो डिडक्शंस आपको पता होने चाहिए, सेक्शन पता होने चाहिए, कितने अमाउंट ऑफ डिडक्शन मिलती है वो पता होने चाहिए, एग्जाम्पशन में आपको सेक्शन पता होने चाहिए, कितनी एग्जाम्पशन होती है वो पता होने चाहिए। ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं, ये मैच द कॉलम में भी आपसे काफी पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद बारी आती है कुछ न्यू पॉइंट्स जो है, जैसे कि कुछ प्रोविजन है, लाइक मैट है, एएमटी है, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ठीक है, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, ये क्या चीजें हैं, क्लबिंग और सेट ऑफ के प्रोविजंस क्या है, कितने टाइम पीरियड के लिए हम कोई भी जो लॉस है उसको क्या कर सकते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कैसे उसको सेट ऑफ कर सकते हैं, कौन सी इनकम क्लब होगी, कौन सी इनकम क्लब नहीं हो सकती है। तो इसमें भी जो एक्सेप्शंस आती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करती हैं। देन इसके बाद असेसमेंट ऑफ इनकम हम देखते हैं, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट आप करते हो, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स क्या है ये भी आपसे पूछा जाता है। देन इसके बाद स्क्रूटनी असेसमेंट वगैरह, बेस्ट जजमेंट असेसमेट, ये सारी चीजें आती हैं। फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न, आईटीआर फॉर्म्स आपसे पूछे जाते हैं, कौन से आईटीआर फॉर्म्स हैं, ठीक है, सहज का कौन सा आईटीआर नंबर है, आईटीआर 1 सहज है, सुगम आईटीआर 4 है, आईटीआर 4 कौन लोग फिल करते हैं, जिनकी प्रिजम्पटिव इनकम होती है। ये जो आपके पास जो प्रोविजंस है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें जो एक एक्ट को अलग बना रहे हैं, कुछ स्पेशल उसमें चीज है, वो चीजें आपसे ज्यादा पूछी जाती है, ठीक है। अब आईटीआर फॉर्म्स हैं, बट आईटीआर 4 स्पेशल क्यों है, क्योंकि उसमें जो प्रिजर्वेटिव बिजनेस की इनकम होती है ना, उसकी आईटीआर फाइल की जाती है, तो इसलिए वो इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं ज्यादातर, ठीक है। अब आईटीआर यू है, वो भी आया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर 2021-22 में, ठीक है, तो वो आपसे पूछा जाता है। आईटीआर यू क्या होगा, आईटीआर वी क्या है, वेरिफिकेशन के लिए है, वो चीजें आपको पूछी जाती हैं। देन इसके बाद है प्रोसेस बेस्ड क्वेश्चन ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ पे जब आप टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करते हो तो आपसे ना प्रोसेस पूछ ली जाती है कि किसके बाद कौन सा स्टेप होगा। जब आप इनकम निकाल रहे होते हो अंडर डिफरेंट हेड्स, तो आपसे प्रोसेस पूछ ली जाती है कि सबसे पहले क्या चीज आएगी, फिर उसके बाद क्या आएगी, फिर कैसे डिडक्शन मिलेगी, कैसे एग्जम्पशंस मिलेंगी, वो सारी चीजें आपसे यहाँ पे पूछी जाती हैं। फिर इसके बाद बारी आती है टीडीएस और टीसीएस और एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स की। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो टीडीएस के फॉर्म्स आपको पता होने चाहिए, सेक्शन पता होने चाहिए, कितनी अमाउंट ऑफ डिडक्शन होती है, किसके लिए डिडक्शन की जाती है, 192 जैसे सैलरी के लिए है,
वो आपको पता होने चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से टीडीएस फॉर्म आप डिडक्ट करते हो, 194H में क्या आएगा, 194I में क्या आता है, 194J में क्या आता है। तो ये सारी चीजें, टेक्निकल सर्विसेज किस में आती हैं, कितने अमाउंट के बाद डिडक्शन होती है, ठीक है, कितनी अमाउंट तक डिडक्शन नहीं होती है, ठीक है, वो सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए, और इसके साथ साथ आपको जो रेट्स हैं वो पता होने चाहिए, अलग अलग चीजों पे किस तरीके के रेट्स होते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना कि इनकम आपको निकालनी है डिफरेंट हेड्स में, तो कैपिटल गेन्स है जैसे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके जो सेक्शंस हैं, 111A है, 222 है, और 112 है, ठीक है, 112A है, उसमें क्या प्रोविजंस है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इंडेक्सेशन क्या है, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट क्या है, वो सारी चीजों से भी आपसे क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को आपने क्या करना है, इन डेप्थ पढ़ना है, और इन चीजों में जो एक्सेप्शनल केसेस है ना, वो आपको ज्यादा पढ़ने हैं, क्योंकि वो वहां से ही क्वेश्चन बनता है, वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देके जो एग्जामिनर है उसी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करता है। क्योंकि जो नॉर्मल चीज है वो तो सारे पढ़ रहे हैं, बट एक्सेप्शनल केसेस कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ के जाते हैं, कुछ कुछ स्टूडेंट्स नहीं पढ़ के जाते हैं। तो आप अगर पढ़ के जाओगे तो आपको वहां पे एडवांटेज मिलती है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो यूनिट नंबर 1 से लेके यूनिट नंबर 10 तक मैंने आपको बता दिया कि टॉप 50 टॉपिक्स कौन से हैं जो आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करने हैं और बहुत अच्छे से पढ़ के जाने हैं। ये 50 टॉपिक्स आपको हेल्प करेंगे टू गेट JRF फॉर श्योर। ये टॉपिक्स अगर आपके अभी भी मिस्ड हैं तो इन पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, इनको थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक नहीं है जो आपको नहीं आते होंगे, आपको आते होंगे। तरीका समझना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ कल एक मैराथन, मिनी मैराथन होगी। 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे कॉमर्स के, और यहाँ पे क्या चीज करेंगे, 50 क्वेश्चंस में हम वो 50 टॉपिक्स को ही फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे जो JRF के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए मैं आपके लिए आज ही मैंने वीडियो बनाई है, ताकि आपको एक आइडिया मिले कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और इनकी आप रिविजन कर सको अच्छे से। और इन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ कल क्वेश्चंस, और वो क्वेश्चंस आपको अपने एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलेंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा मैंने पूरा अच्छे से एनालाइज किया 4 to 5 ईयर्स के पेपर्स को, क्या क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो न्यू बनते जा रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड कल वाले क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए मैं लेके आने वाली हूँ। तो कल शाम को 5 बजे हमारा सेशन रहेगा पेपर 2 कॉमर्स के लिए, और मिनी मैराथन हम करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके लिए रहने वाला है, आपके एग्जामिनेशन के लिए, और आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ से मिलने वाली है, क्योंकि जो टॉपिक्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं उन्हीं टॉपिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ। और PYQ भी, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, तो आपको एक बेटर आइडिया मिलेगा कि हाँ ये टॉपिक्स बन रहे हैं और किस तरीके से फ्रेमिंग हो रही है, वो चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसी चीज पे हम कल टारगेट करते हुए चलेंगे। अब ये जो लास्ट का टाइम है, हमें स्मार्टली चीजें लेके चलनी होंगी और एफर्ट्स करने होंगे जो काउंट हो हमारे लिए, ठीक है। कुछ हल्का सा हम अलग करें, बट यस मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दूंगी, जिससे अगर आपका कोई डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो मिलते हैं कल। चैनल पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, तो उन बच्चों तक रीच हो पाती है जिन तक अभी हम रीच नहीं कर पा रहे हैं, और उनका भी बेनिफिट हो जाता है। तो सब्सक्राइब करना जरूरी है, लाइक और शेयर करना भी जरूरी है। आपके सपोर्ट से ही हम और अच्छे से पढ़ते हुए चल सकते हैं और आगे बढ़ेंगे, और साथ में मिलकर अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ताकि आपका इस बार एग्जामिनेशन है जो क्रैक हो जाए। और JRF हमें इस बार लेना ही है, हमें अच्छे से पढ़ते हुए चलना है, और जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तो अल्टीमेटली हमें रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।